इट वाज एक्सपेक्टेड जी कि इजराइल जो है ईरान के ऊपर हमला करेगा और आई वुड से लिमिटेड स्ट्राइक्स थी और 20 जगह पे उन्होंने हमला किया इजराइल वालों ने और कह ये रहे हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मीट हो चुके हैं। आउटसाइड तेहरान जो है उन्होंने जनाब जितनी इंस्टॉलेशन थी मिलिट्री इंस्टॉलेशन उन पे हमले किए, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम ये जंग जो है ये फैलेगी, रुकेगी या दोनों की बस हो चुकी है, यानी कि ईरान और इजराइल की बस हो चुकी है। और एक बात मुझे समझ नहीं आई आज तक कि हमले से पहले ईरान हो या इजराइल हो एक दूसरे को बताते ज़रूर हैं। और इसके साथ साथ जनाब अगर देखा जाए तो एक दिन पहले यानी कि 24 घंटे पहले तकरीबन इजराइल ने अमेरिका को भी इंटीमेट कर दिया था कि वो हमला करने जा रहा है ईरान पे। उन्होंने कहा था जनाब कि आप जो यहाँ पे उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, अमेरिका ने कहा था इजराइल को उन पे हमला ना करें। डॉक्टर मोहम्मद बकाई साहब से पूछ लेते हैं कि जनाब ये अगर हमला हो ही चुका है तो ये सिलसिला कहीं रुकेगा भी या आगे चलता ही रहेगा? डॉक्टर साहब चलता रहेगा? रुक जाए, क्योंकि इस वक्त तो सिर्फ समझे हार्ड पोस्चरिंग हुई है ईरान की तरफ से भी, और इजराइल तो खैर थोड़ा एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स के ऊपर है पिछले 1 साल से, लेकिन ईरान ने बहुत कोशिश की कि वो डायरेक्टली इस जंग का हिस्सा ना बने। लेकिन फिर सूरत हाल इस नहज पे पहुंची, हिजबुल्लाह के साथ जो मामला हुआ और जो लीडरशिप की एलिमिनेशन हुई, क्योंकि इस्माइल हानिया के बाद भी उन्होंने एक बहुत रिस्ट्रेंड रिस्पांस दी थी जो कि ईरान की सरजमीन पर उनको मारा गया था। उससे पहले उनकी काउंसलेट पर अटैक हुआ था, तो ईरान रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा था, और लार्जली इसलिए कि आसान काम नहीं है इजराइल के साथ जंग करना और उसको जारी रखना, क्योंकि वो जंग इजराइल के साथ तो नहीं है, वो तो जंग पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ है, बिलखुसूस अमेरिका के साथ है। ईरान ऑलरेडी इकोनॉमिक सैंक्शंस के अंदर है 4 दिहाइयों से, और उसने एक पैराडाइम भी बनाया था कि वो जंग को अपनी दहलीज से दूर रखता था। तो जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वेस्ट में, चाहे वो हुटीज़ हों, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, उसको ईरान की फुल बैकिंग हासिल है। और ये बात इजराइल के लिए बहुत झोंझ है, गुस्सा बहुत है उसको इस बात पर, बिलखसूस हिजबुल्लाह सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नॉन स्टेट एक्टर है, जो एक दफ़ा 2006 में इजराइल को एक ब्लडी नोज भी दे चुका है। तो इस वक्त तो पता नहीं इन्होंने यूनाइटेड नेशंस की कितनी वायलेशंस की हैं इजराइल ने, लेकिन 2006 में उन्होंने इजराइल के लिए ब्लू हेलमेट्स को बुलवाया था ताकि वो बफर हो जाएं लेबनान और इजराइल के बीच में, क्योंकि वो जो असॉल्ट कर रहा था वो सहल नहीं कर पा रहे थे। तो जो एलिमिनेशंस हुई लीडरशिप की, इसकी भी उन्होंने कोई इंटेलिजेंस मेरा ख्याल है कलेक्ट की थी कोई 3-1 साल। और जब सीरिया में हिजबुल्लाह एक्टिव हुआ था तो उस ज़माने में उन्होंने मोल्स वहाँ पर दाखिल किए थे उनके रैंक्स में, जो फिर मौजिब बने इवेंचुअली हिजबुल्लाह की लीडरशिप तक पहुँचने के लिए। तो बहुत नुकसान हुआ है, मुझे पता है कि वहाँ से इस तरह की बातें आती हैं कि हमारा रिजॉल्व मजबूत है। ये बात तो तय है कि इजराइल ने रेजिस्टेंस की कमर तोड़ी है, हमास की भी और हिजबुल्लाह की भी, और वो 7 अक्टूबर की आड़ समझ लीजिए लेकर जो जड़ है मसले की उसके जहन में, जो रेजिस्टेंस है उसके जहन में, वो ईरान है, ईरान सोर्स है। तो वो सोर्स तक पहुंच भी गया है, सोर्स को डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ले भी आया है, और इस वक्त दोनों एक दूसरे की ना नर्व टेस्टिंग कर रहे हैं, ईरान इजराइल की और इजराइल ईरान की। और पूरी दुनिया जो है वो सांस रोके हुआ है, खौफ की बात है, क्योंकि रिपरकशंस तो फिर बहुत आगे जाएंगी ना, बिलखुसूस तेल। और अगर कोई ग्लोबल साउथ है और अगर चाइना रशिया इस तरह की जुड़ रहे हैं तो फिर मतलब ग्लोबल वॉर की भी बात हो सकती है। अभी एससीओ का हमने देखा, पाकिस्तान ने उसको होस्ट किया, अब उसकी होस्टिंग रशिया के पास है। जो कुछ कमेंटेटर्स हैं वो एससीओ को नाटो का ईस्ट का नाटो कहते हैं। कैसे ईस्ट का नाटो बन सकता है एससीओ? क्योंकि वो तो अगर नाटो देखा जाए तो फाइनेंशियली तो बहुत मजबूत है ना, दे वेरी स्ट्रांग। फाइनेंशियली नाटो मजबूत नहीं है, फाइनेंशियली तो आपको पता है कि नाटो से बाहर कौन निकलना चाहता है? ट्रम्प निकलना चाहता है ना, क्योंकि वो कहते हैं अमेरिका की लार्जली फंडिंग है। लेकिन फंडिंग तो है ना, बट एससीओ की फंडिंग तो कहीं भी नहीं है। एससीओ चाइना है, कितना फंडिंग करेगा? नहीं, अभी दिस इज स्पेक्युलेटिव। और चाइना इकोनॉमिक पिच पे खेलता है, वो कभी भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनता। वो कैसे लेकिन रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर वेस्ट को ये बताया था कि रशिया है,
हाँ। अब सोच, और इस वक्त भी ईरान और रशिया का बड़ा समझिए क्लोज नेक्सस है, और चाइना भी क्वाइटली मदद करता है रशिया की यूक्रेन वॉर में। अभी ब्रिक्स का इजलास हुआ, एक लाइन आई यूक्रेन के बारे में और एक सफ़ा आया मिडल ईस्ट के बारे में। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज है, और वो उसको जस्टिफाइड समझते हैं कि जिस तरह वेस्ट इजराइल की पुष्टपनाही करता है, इस तरह इन सम वेज रशिया अब चाहता है कि साउथ, ग्लोबल साउथ, उसकी पुष्टपनाही करे। डॉक्टर साहब, ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन को जो फंडिंग मिल रही है अमेरिका से, वहाँ पे तो बहुत कंसर्न्स हैं। जितने वहाँ पे कांग्रेसमैन है, सेनेटर्स हैं अमेरिका के अंदर, उनके कंसर्न्स हैं कि आप बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको दे चुके हैं और फिर भी ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं रुक नहीं रहा, तो ख़त्म तो नहीं हो रहा ना? सिर्फ यूक्रेन को तो नहीं दे रहे हैं जी, इजराइल को भी दे रहे हैं। इस वक्त जो नहीं, अमेरिकन लेकिन टैक्स इस वक्त पेयर जो का कंसर्न पैसा है वो है, यूक्रेन का है। वो इसलिए कि वो इजराइल की बात नहीं करते। ठीक है, नहीं हाँ, करते, क्योंकि लेकिन जो अमेरिकन टैक्स पेयर से अगर आप और मैं मुखातिब हो ना, तो इस वक्त अमेरिका में जो ड्राई नीड्स हैं, फॉर एग्जांपल अभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लड आया, ये सब हुआ, तो इस वक्त जो अमेरिकन टैक्स पेयर की मनी है वो दो जगह खर्च हो रही है, एक यूक्रेन में रशिया के खिलाफ और इजराइल की इमदाद में, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। और जब इंटरेस्टिंगली आपने बात निकाली है, जब अफगानिस्तान से बाइडेन बाहर निकले थे तो उन्होंने, सबने ये कहा था कि ये कंडीशन बेस्ड विड्रॉल नहीं है, ये कैलेंडर बेस्ड विड्रॉल है। उन्होंने कहा फला तारीख को हम निकल जाएंगे, और उससे भी 4-5 रोज पहले निकल गए थे। और उन्होंने कहा था हम इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि अब हम अपनी सारी फोकस चाइना पे करना चाहते हैं। और राइट आफ्टर दैट फिर यूक्रेन में उनकी इन्वॉल्वमेंट वॉर में, और मिडल ईस्ट में। दीज आर एक्सपेंसिव वॉर्स, एंड दीज आर एक्सपेंसिव वॉर्स फॉर द यूएस, नॉट जस्ट इजराइल और रशिया। लेकिन डॉक्टर साहब भाई, यही मैं कह रहा हूँ ना कि इस वक्त जो अमेरिकन टैक्स पेयर है वो दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस थिंग, कि जनाब की सिर्फ यूक्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, यूक्रेन के मसले में दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस थिंग कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप दे चुके हैं उनको, लेकिन उसमें से हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा। नहीं समझ में आ रहा है कि आप सिर्फ यूक्रेन की बात क्यों कर रहे हैं। मैं इसलिए कि मैं स्टेप बाय स्टेप चलना चाह रहा हूँ। यूक्रेन से अगर कोई बैकआउट किया तो ट्रम्प करेंगे, वो वाज़ेह तौर पे ये कह चुके हैं, जो बहुत परेशानी की बात है यूक्रेन के लिए भी और वेस्टर्न यूरोप के लिए भी, क्योंकि रशिया और बोल्ड हो जाएगा। अब ये मुझे इस पे समझाएं ना, हमें एजुकेट करें कि देखें अगर ये फंडिंग बंद हो जाती है, सपोजिटली अगर ट्रम्प मेक्स इट और ये फंडिंग बंद हो जाती है यूक्रेन के लिए, तो यूक्रेन कहाँ खड़ा होगा? यूक्रेन वहीं खड़ा होगा जहाँ क्रीमिया खड़ा है। They lost Crimea before the war happened. I was in Kyiv, तो क्रीमिया जो था वो उनका टूरिस्ट रिजॉर्ट था, और वो फिर रशिया के कब्जे में था और कुछ नहीं कर सके। लेकिन देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँ ना कि ये इतना वेस्टर्न प्रोपेगेंडा में, और आप सुनते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये 2 साल पुरानी जंग रशिया ने क्यों शुरू की, क्योंकि ये नाटो को रशिया की दहलीज पर ले गए। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई तो नाटो का कोई जवाब नहीं था। अमेरिका ने वेस्टर्न पावर्स के साथ ये मिलिट्री विंग जिंदा भी रखा, और इसको रशिया की दहलीज पर ले गए ना, तो रशिया तवातुर के साथ कह रहा था ये ना करें, और रशिया को मेंबरशिप भी नहीं दी। तो जाहिर है फिर वो सारे वेस्टर्न एंटिटीज से बाहर निकला, और आज मोस्ट सैंक्शन कंट्री। तो आप जो अमेरिकन सैंक्शंस हैं, अगर आप उसकी डॉट्स ज्वाइन करें, ईरान सैंक्शनड, रशिया सैंक्शनड, बेलारूस सैंक्शनड, ये वो तमाम कंट्रीज हैं दैट हैव फॉलन आउट ऑफ लाइन, बट नाउ दे आर कमिंग टुगेदर। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि शायद एक खामोश सफबंदी हो रही है जो खतरनाक साबित हो सकती है। अच्छा, चलें, मतलब क्या आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर? बात हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, पहले तो सेकंड कोल्ड वॉर की बात हो रही थी, जो अमेरिका और चाइना के बीच में थी, और जितने मकाले अमेरिका से निकल रहे हैं आप पढ़ लीजिए, वो साफ तौर पे कहते हैं कि जो हमारा कॉन्फ्रंटेशन है इस वक्त वो चाइना के साथ है। चाइना थ्रेट है हमें इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी, और रशिया को वो पहले मेडलर कहते थे, नहीं हमारी चीज़ों में दखल अंदाजी कर रहा है। लेकिन रशिया अब चाइना से ज़्यादा फ्रंट फुट पे खेला है पिछले 2 साल से। मिडल ईस्ट की जंग को 1 साल हुआ है, यूक्रेनियन वॉर को 2 साल हो गए। अच्छा, हमारी अगर ये फुल फ्लेड वॉर होती है बिटवीन इजराइल एंड ईरान, तो हमारे को पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पे चेंज होती हुई नजर आती है आपको? वेरी डिफिकल्ट चॉइसेस। अभी तक तो देखिए पाकिस्तान अमूमी तौर पे ये करता है कि हम स्टेटमेंट्स वो देते हैं दैट आर बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ।
अब राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या होगा अगर ईरान पे डायरेक्ट अटैक हुआ? होगा भी या नहीं होगा, या यहीं पे सब खामोशी हो मेरा जाएगी? ख्याल है कि ना ईरान में सख्त है कि वो डायरेक्टली सस्टेन कर सके कॉन्फ्लिक्ट इसराइल के साथ, और ना मेरा ख्याल है कि इसराइल उस हद तक जंग को बढ़ाना चाहता है जहां वो एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में हो ईरान के साथ, अनलेस ऑल सैनिटी हैज़ गॉन अवे। क्योंकि गज़ा में और हमास के साथ जो हुआ, और फिर हिज़्बुल्लाह में के साथ लेबनान में जो हुआ, वो हम किसी भी खाने में उसे फिट ही नहीं कर सकते। जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशंस हैं, जो जुल्म है, जो एसिमेट्रिकल यूज़ ऑफ फोर्स है, जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस की और आर्टिकल्स की धज्जियाँ उड़ी हैं, उसका तो कभी हम तारीख में ना जवाब दे सकेंगे, ना किसी भी प्रोपेगेंडा से उसे हम छुपा सकेंगे। ट्रम्प इज़ ऑन रिकॉर्ड, he said that Israel has lost the PR war in the Middle East. वेल PR वॉर और नो PR वॉर, बात तो ये एक सिंपल सी है डॉक्टर साहबा कि अभी जो है अगर ये फुल फ्लेज वॉर तो हो नहीं सकती, क्योंकि बिटवीन इसराइल एंड ईरान इसलिए नहीं हो सकती कि दोनों एक दूसरे को हेड्स अप देते हैं कि जी मैं हमला करने लगा, तो वो कहता है जी मैं हमला करने लगा। तो वो अगर एक दूसरे को बता के हमले करते हैं तो ये कौन सी वॉर स्ट्रेटजी है, मुझे नहीं समझ आती है एज अ स्टूडेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के पहले तुम 10 के हमला करो मनु, ये स्ट्रेटजी मन नहीं समझ आई। दिस इज अ नॉर्म, ह्यूमैनिटेरियन लॉस के तो नॉर्म्स है। मेरे ख्याल है बता के इसलिए भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल जब अमेरिका को बताया गया तो F-16s भी इसराइल की दिफा के लिए तैयार थे, और सी लेन्स पर भी उनके दिफा की तैयारी थी अमेरिका की तरफ से। ठीक है, जाहिर है क्योंकि वहाँ पर एक खदशा था, क्योंकि एक चीज़ जो उस पूरी जंग में हुई है वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इरानियन रिस्पॉन्स है, और ये जितनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी वॉर में बढ़ती जाती है, आपने तो मास्टर्स किया हुआ है, तो उतनी ज़्यादा एक्टिव वॉर करीब आती जाती है। तो इस जंग की जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो अब बहुत कम हो गई है। और उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि जी जंग शुरू तो जनरल्स करते हैं, ख़त्म जनरल्स नहीं करते। वो डिप्लोमेटिक टेबल्स पर ही ख़त्म होती है, और डिप्लोमेसी अब तक नहीं कारआमद हो रही। इस वक्त भी जब ये अटैक हुआ है तो कतर में नेगोशिएशंस हो रही थी। इसराइल ने अपना नुमाइंदा कतर भेजा हुआ था उन नेगोशिएशंस का हिस्सा बनने, और ये इसराइल तवातुर के साथ करता है। वो नेगोशिएटिंग टेबल्स पर भी बैठता है और साथ साथ वो टॉक्सिक एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी करता है। तो स्ट्रेटजी अच्छी है ना, डिप्लोमेटिक जंग भी लड़ रहा होता है। देखिए आप स्ट्रेटजी, दूरस्थ स्ट्रेटजी अच्छी होती है। सो ईरान जो इसराइल है, इसराइल इज विनिंग अ लॉट ऑफ बैटल्स, लेकिन जहां ईरान 7 अक्टूबर, जहां इसराइल 7 अक्टूबर से पहले खड़ा था ना, वो ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू पे था डिप्लोमेटिक रिकग्निशन के, नॉट जस्ट इन मिडल ईस्ट, अक्रॉस। तो इन सम वेज हमास ने अपने ऊपर अपनी समझे खुद को हमला किया अपने ऊपर। गजा में आजकल जो कुछ हुआ, या जितनी बच्चों की जाने गई, आप इब्राहिम एकॉर्ड की बात कर रही हैं, और रिकग्निशन जो हुई यूएई की, आप कोई इम्कान नहीं था कि अगर सऊदी अरब और दीगर जगहों से हो जाती तो मलेशिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे ममालिक भी कर लेते, और ऑल सेट था। यूएई के साथ इस वक्त जो ताल्लुकात हैं इसराइल के, वो मेरे और आपके सामने हैं। तो इसराइल तो बहुत कंफर्टेबल था पिछले कोई 10 सालों में हमास की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। ये जो भी हमास ने किया, अगर ये आप इस पे जोर दे रही हैं कि जनाब इब्राहिम एकॉर्ड था, या उसके अलावा जनाब रिकग्निशन हो रही थी, जितनी मुस्लिम ममालिक थे वो रिकग्नाइज कर रहे थे इसराइल को, उसकी बात अगर आप कर रहे हैं अगर हम लोग, तो फिर उसमें तो फिर आप पीछे क्या रह गया? हमास तो फिर हमास इज गॉन फॉर अ सेक्स। हमास में भी गॉन, पैलेस्टाइन इज बैक। क्योंकि जब ये शुरू हुआ कॉन्फ्लिक्ट, तो अभी आप कह रही थी थोड़ी देर पहले कि इसको 10 साल लगेंगे वहां से रेबल्स मलबा हटाने में, लेकिन मैं आपको बताऊं क्या हुआ है। 2 स्टेट सोल्यूशन, पैलेस्टाइन की रिवाइवल, एक्सेसिव सेटलमेंट्स बाय इजराइल, ये नॉर्म बन गया था। और कॉन्फ्लिक्ट जो पहले अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट था, वो फिर पैलेस्टाइन इजरायली कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि अरब वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस इजराइल की ग्रेजुअली बढ़ती गई। और जिस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, आई वाज एक्चुअली इन अ कॉन्वर्सेशन विद सम वेस्टर्न डिप्लोमैट्स,
तो मैंने कहा मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट, तो उन्होंने कहा नहीं जी, दिस इज नॉट अ मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड हमास। इतना उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को श्रिंक किया था। लेकिन आज आप देखें कितने, लेबनान शामिल, सीरिया शामिल, इराक से भी आज स्टेटमेंट आया है, टर्की से भी बात हो रही है। तो हम कहते हैं रीजनल वॉर शुरू ना हो जाए, मैं सोचती हूँ कि क्या रीजनल वॉर शुरू हो चुकी, ईरान तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ही गया है। तो आई डोंट थिंक कि हम किसी बहुत अच्छे नहज पे खड़े हैं। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी तो तब भी लोगों का ग्रेजुअली बढ़ी थी ना जी, तो बहुत लोगों का ख्याल था कि ठीक है, मतलब बॉल रूम डांसिंग भी हो रही थी, बहुत लोगों की सोशल लाइफ भी बिल्कुल उसी तौर चल रही थी, और फिर पूरी दुनिया जंग का हिस्सा बन गई। आप डरा रही हैं डॉक्टर साहब। नहीं, मैं डरा नहीं रही। मैं देखिए, मैं तो एकेडमिशियन हूँ, मैं तो हकायक को सामने रख के एक कोई प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकती हूँ, डरा रही हूँ। प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकती हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द वर्ल्ड शुड बी थिंकिंग फार मोर सीरियसली, और द फैक्ट कि इजराइल को रिस्ट्रेंट नहीं कर पा रहे, बहुत बड़ी नाकामी है। चलिए, दैट्स योर टेक ऑन ऑल दीज थिंग्स जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कमेंट्स जरूर दीजिएगा जी मुझे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।